ट्रम्प साहब डील की बात करते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि डील हमेशा डील होगी। मैं आपको आज बोलूँ, डील होगी। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील होगी, और होगी तो उसके पीछे एक और गुप्त डील है, जो है मिस्टर अडानी के क्रिमिनल केसेस की डील। SIR है क्या? SIR एक ऐसी चीज है जो लगती है दवाई जैसी, लेकिन है जहर। ये तो बिल्कुल सीधे सीधे नागरिकता और मताधिकार छीनने का खेल हो गया। सुप्रीम कोर्ट का अभी तक का जो फैसला है, जजमेंट है, उससे आप सेटिस्फाई हैं? पहली हियरिंग पे 10 जुलाई को 4 घंटे चर्चा हुई। 4 घंटे की आर्ग्यूमेंट के बाद जज साहिबान ने कहा कि आधार को तो शामिल आपको करना चाहिए। वहीं पे अगर जज साहिबान लिख देते कि आधार को शामिल किया जाए तो 2 महीने तक हमें मशक्कत ना करनी पड़ती। ज्ञानेश गुप्ता जी को लेके क्या राय है? जिस तरह की हरकतें हैं वो तो शर्मनाक है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यात्रा निकाली है अभी बिहार में, खासतौर पर वोट चोरी को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 7 तारीख को। उसके बाद फिर ये यात्रा निकली। इस राहुल गांधी की जो बातें हैं उनसे आप कितना सहमत हैं? आरोप गंभीर है, जांच होनी चाहिए। ये एविडेंस से बैक्ड है, इतनी सारी एविडेंस है। कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन था वो 12,000 वोटों से पूरा बिहार का चुनाव हार गया था। अगर मैं इसको सीधा पूछूं, क्या इस देश के और ख़ास तौर पर बिहार में मुसलमानों के वोट काटने का एक सीधा षड्यंत्र है? जो खेल बंगाल और आसाम में बड़े पैमाने पे खेलना है, उसका एक ट्रायल ये झारखंड में कर चुके थे, वो फेल हो गया था झारखंड वाला ट्रायल। थोड़ा सा पायलट प्रोजेक्ट बिहार में करने का इरादा था। 17 को मोदी जी का बर्थडे है, मुझे उम्मीद है कि शायद भागवत जी भी कोई लेख लिखेंगे। वो 75 साल भूल गए हैं दोनों। लेकिन आरएसएस नामक संगठन और आरएसएस के नेतृत्व से उनका अच्छा रिश्ता कभी भी नहीं रहा। हिंदुस्तान की मीडिया की कम बात करें उतना ही अच्छा है इसकी। कहाँ कहाँ तक गिरे हैं सब लोग। एक दो को तो मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती। एक सवाल आपके पुराने मित्र अरविंद केजरीवाल जी का, वो जो दौर था अन्ना आंदोलन का, आप उसके साथी रहे हैं, तब से लेके और आज तक के अरविंद केजरीवाल में जो चुनाव भी हार गए हैं, आप क्या डिफरेंस देखते हैं? आम आदमी पार्टी बनने के बाद जब पहली बार अरविंद से मेरी कायदे से मुलाकात और इंटरेक्शन हुआ, ये तुम अपने गुरुओं के खिलाफ जो कर रहे हो, ये जो कर रहे हो ठीक चीज़ें नहीं है। अरविंद बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, बहुत फोकस्ड है। ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल, क्योंकि हर बार गलत साबित होते हैं। ओपिनियन पोल वगैरह बहुत एक उपयोगी चीज़ है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को जनता का ही मत बताना बेहद ज़रूरी है। आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे आप जनमत को जनता तक पहुंचाएं। नमस्कार, मैं हूं आदिश रावल। आज के हमारे मेहमान प्रोफेसर हैं, एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, एडवाइज़र हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि कई सारे व्यक्ति एक ही काम कर पाते हैं जीवन भर में, और आज के हमारे खास मेहमान हैं प्रोफेसर युगेंद्र यादव जी। सर, स्वागत है आपका। हूँ नहीं, ज़्यादातर चीज़ें तो था, अब तो बस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, बस वही। लेकिन वो काउंट तो होता है सर। आप एडवाइजरी काउंसिल में रहे जी, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन की थी। information लोग के काफ़ी लिए। कंफ्यूज रहते हैं कौन सी एडवाइजरी काउंसिल में रहा। लेकिन बहुत सारे भगवान ने आपको बहुत सारे रोल प्ले करने का मौका दिए, मैं ये इसको ऐसे बोलूँगा। सर, मैं शुरुआत करना चाहता हूँ SIR से। SIR एक इस देश का जो आम जनमानस है वो इसको कैसे समझे कि SIR है क्या, कैसे उसका वोट उसके पास रहेगा या नहीं रहेगा, सरकार उसमें क्या क्या कर रही है, चुनाव आयोग उसमें क्या कर रहा है? SIR एक ऐसी चीज़ है जो लगती है दवाई जैसी, लेकिन है जहर। दवाई जैसी क्यों लगती है? क्योंकि साधारण सी चीज़ है भाई, वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम है और चुनाव आयोग कह रहा है वोटर लिस्ट का संशोधन करना है। अच्छा, जरा गहन तरीके से करना है, इसमें बुराई क्या हो सकती है? सबको लगता है भाई ठीक बात है, जरा कर ही दे तो अच्छी बात है। लेकिन इस दवा में 2 जहर मिक्स है। जी। क्या? क्योंकि वोटर लिस्ट का परीक्षण होना चाहिए, गहन परीक्षण होना चाहिए, ये पुरानी रूल्स हैं, होता आया है इस देश में, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिहार से शुरू कर लेते हैं, अच्छी बात है भाई, कर लो, मेरे को कोई एतराज़ नहीं। 2 इसमें जहर हैं। पहला जहर ये है कि ये कहता है कि आप फॉर्म भरिए और फला तारीख तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आपका नाम ऑटोमेटिकली कट जाएगा। जी। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। फॉर्म भरवाने में नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जैसे ही वोटर लिस्ट में होने का ओनस आपने सरकार के कंधे से उतार के वोटर के कंधे पे डाल दिया,
पूरा दुनिया का अनुभव ये बताता है, ये करते ही जो सबसे निचले तबके के 10-20% लोग हैं वो बाहर हो जाते हैं। कुछ बिना किए अपने आप बाहर हो जाएंगे। कौन झंझट ले, दिहाड़ी छोड़ के जाना, ये सब करना। इस बार तो बिहार में केवल 8-9% गए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया था और फर्जी फॉर्म भरवा के किसी तरह से आंकड़ा वहाँ तक पहुँचा दिया। जिस दिन आप ये फर्जीवाड़ा करना बंद कर देंगे और कहेंगे भैया जिसने फॉर्म भरना है भर दो, बाकी ना भरो, आप देखना 100 में से 80 लोग फॉर्म भरेंगे, 20 लोग नहीं भरेंगे। और कौन से 20 लोग नहीं भरेंगे? गरीब, मजदूर, प्रवासी, औरत, विधवा, ये सब लोग रह जाए। पहला जहर ये है। दूसरा जहर ये है कि भाई आप दस्तावेज लाओ कि आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो। आज तक नियम ये था कि अगर मैं आदेश रावल के घर गया और जाके मैं उनके घर पहुंचा, मिले, मैं मान के चलूँगा कि आदेश रावल भारत के नागरिक हैं। अगर मेरे को शिकायत मिले तो फिर मैं जांच कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई प्रमाण मिल जाए कि नहीं तो अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं, तो मैं उनके पास जाऊँगा, भाई ये प्रमाण है, अब तो तुम कागज़ दो। अन्यथा कागज़ नहीं मांगते थे, आपसे केवल खुद सर्टिफिकेट लिया जाता था कि मैं नागरिक हूँ, बस। ये मांगने में क्या हर्ज है? मांगने में हर्ज ये है कि इस देश में पिछले 75 साल से नागरिकों को कोई भी नागरिकता प्रमाण पत्र इशू किया ही नहीं गया है। आप लोगों से वो दस्तावेज मांग रहे हो जो आपने उन्हें कभी दिए नहीं। दिया ही नहीं, ठीक बात है। और उसके नाम पर जो लिस्ट बनाई गई, मतलब इस जहर को और भी, मतलब जो कहते हैं ना करेला और नीम चढ़ा, तो ये नीम चढ़ा करेला ये है कि ऊपर से दस्तावेजों की सूची वो कर दी गई जो दस्तावेज आम लोगों के पास हो ही नहीं सकते। चुनाव आयोग अब से पहले कोई 11-12 दस्तावेज इस्तेमाल किया करता था। इन्होंने उस 12 दस्तावेज में से, और ये दस्तावेज थे जो सामान्यतः लोगों के पास होते हैं, आधार ही नहीं, पैन कार्ड, लाइसेंस, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ये सब चुनाव आयोग की लिस्ट में थे और आज भी हैं। बाकी बिहार के बाहर, एसआईआर के बाहर आज भी अगर आपको दिल्ली में, राजस्थान में यूज़ करना हो तो ये सब दस्तावेज वैलिड हैं। अचानक एसआईआर में चुनाव आयोग कहता है कि हम आपकी नागरिकता की जांच करेंगे, और उसके लिए 3 तो पुराने दस्तावेज उन्होंने स्वीकार कर लिए, बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट और पासपोर्ट। बाकी 8 न जाने कहाँ से लेके आए हैं सर्टिफिकेट जो दुनिया में किसी के पास है नहीं। आप वनाधिकार का पट्टा लेके आइए। बिहार में कुल मिला के 191 पट्टे आज तक इशू हुए हैं, उसे कह रहे हैं कि ये लेके आइए आप। मतलब क्या मजाक कर रहे हैं आप देश के साथ। ये जो तो मोटा इन्होंने नियम ये बनाया कि जो आपके पास दस्तावेज हैं वो हम मानेंगे नहीं, और जो नहीं है वो मांगेंगे। तो ये तो बिल्कुल सीधे सीधे नागरिकता और मताधिकार छीनने का खेल हो गया ना। इसलिए ये चीज़ जो ऊपर से देखने पे दवा दिखती है, ये दवा नहीं है, जहर है। सुप्रीम कोर्ट आप गए, सुप्रीम कोर्ट का अभी तक का जो फैसला है, जजमेंट है, उससे आप सेटिस्फाई हैं? नंबर 1। नंबर 2, जिस दिन आपने कुछ मृत लोगों को कोर्ट में पेश किया, वो कोर्ट ने आपसे कहा था, जज साहब ने कहा था, या आपको लगा कि नहीं मैं एक मजबूत एविडेंस पेश करता हूँ कोर्ट के भीतर? देखिए, अब तक कार्रवाई, मैं तो कोई कोर्ट कचहरी का आदमी हूँ नहीं, पहली बार इन चीज़ों को बहुत देख रहा हूँ, तो मुझे तो कई बार लगता है कि यार ये मतलब 6 हियरिंग की क्या ज़रूरत थी। पहली हियरिंग पे 10 जुलाई को 4 घंटे चर्चा हुई। 4 घंटे की आर्ग्यूमेंट के बाद जज साहिबान ने कहा कि आधार को तो शामिल आपको करना चाहिए। वहीं पे अगर जज साहिबान लिख देते कि आधार को शामिल किया जाए तो 2 महीने तक हमें मशक्क़त ना करनी पड़ती, 2 महीने तक बिहार के इतने लोग परेशान ना होते, इतना कन्फ्यूजन ना होता। तो मगर कोर्ट का अपना एक तरीका, एडवाइस तो किया था, देखिए वो क्या होता है कि एक शरीफ को इशारा काफ़ी होता है, समझदार को हल्का सा सुझाव काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ चुनाव आयोग जैसे काम कर रहा है उसमें शराफत और समझदारी का तो कोई चक्कर ही नहीं है। बिल्कुल साफ साफ दूसरे एजेंडा पे काम हो रहा है। और मुझे इस चीज़ का दुख हुआ कि इस चीज़ में 2 महीना लग गया। खैर जो आदेश आया है वो बहुत स्पष्ट है, और जजेस का शायद एक अपना तरीका होता है कि भाई पहले शराफत से काम लो, उसके बाद थोड़ा सख्ती करो, फिर उसके बाद और सख्ती करो, तो वो हुआ है। लेकिन देखिए अभी भी जो मूल केस है उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा मूल केस तो ये है कि दवा नहीं है, जहर है। ठीक है। और इस ऑर्डर को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग सबको बाकी सारे देश में ले जाने की योजना बना रहा है। हाँ, कुछ जारी किया उन्होंने ऐसा। जी। तो इसलिए देखिए ये लोग भूल जाते हैं कि बिहार का एसआईआर का जो आदेश था
वो केवल बिहार का था ही नहीं, उस आदेश में साफ लिखा था पहले दिन से कि ये पूरे देश में होगा, सबसे पहले बिहार में हो रहा है, तो ये होने वाला है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी जो अपेक्षा है वो तो ये है कि वो इस आदेश की संवैधानिकता को जांचे। और जब मेरे को अपनी बात रखने का मौका मिला था जिसका आपने जिक्र किया, मैंने यही दो चीज़ कही थी कि ये हिंदुस्तान की यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की यूनिवर्सैलिटी को ख़त्म कर देगा। ये यूनिवर्सल नहीं बचेगा इसके बाद। जैसे ही आप ओनस शिफ्ट करते हैं और डॉक्यूमेंट मांगना शिफ्ट, प्रिजम्पशन हटा देते हैं, पूरी दुनिया में, और मैंने उन्हें अमेरिका का उदाहरण दिया था, भारत में यदि 100 एडल्ट हैं पॉपुलेशन में तो 99 लोग वोटर लिस्ट पे हैं जी। अमेरिका में 100 एडल्ट हैं तो केवल 74 लोग वोटर लिस्ट पे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में ओनस उनके ऊपर है कि तुम जाओ अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। और कौन नहीं है? ब्लैक नहीं है, होमलेस नहीं है, जो रिसेंट माइग्रेंट्स है पॉपुलेशन वो नहीं है। बिल्कुल दुनिया भर में ये होता है, ये होगा। जो आपने बताया 2 लोगों को वहाँ 3 लोगों को प्रस्तुत करने का, दरअसल उससे पिछली हियरिंग पे हमने कहा था कि देखिए जो लोग मृत नहीं हैं उनको मृत मान के उनका नाम काटा जा रहा है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी क्यों चिंता करते हैं, हम हैं ना, आप 15 लोग लाइए, ऐसे 15 लोग लेके आइए, हम बताएंगे। अब हो सकता है लाने के पीछे उनका आशय ये ना रहा हो कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर लेके आइए लेकिन क्या होता है कई बार वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अगर हम कागज पे कहते रहते तो उसका असर नहीं होता। और जो 2 आ गए सामने कोर्ट के भीतर तो और सच बात यह है कि 8 लोग बाहर भी खड़े थे। इतने सब लोगों को हम कोर्ट के अंदर ला ही नहीं पा रहे थे, पास नहीं बन पा रहे थे। तो 3 लोग आ गए, 8 बाहर खड़े थे। तो वो आ गए तो उसमें ज़रूर सब कुछ बाद में हुआ कि ये साहब कोर्ट में थिएटर करते हैं, ये है वो है, लेकिन उसका वजन जो था बहुत भारी वो था। आपकी आंख के सामने वो व्यक्ति खड़ा है। कागज पे दुनिया की, कागज पे मैं कह सकता हूँ इस वक्त रात है, इस वक्त बर्फ गिर रही है, लेकिन पर्दा उठाने के बाद बाहर देखने पे तो नहीं कह पाऊंगा ना। तो वो था। और दरअसल उसमें हुआ ये कि मुझे अननेसेसरी ज़रूरत से ज़्यादा क्रेडिट मिल गया। वो मुझे नहीं करना था, एक वकील साहब को करना था, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आ रहा था बोलने में। तो मेरे वकील शादान फरासत ने मुझे कहा कि देखिए मेरा तो आज नंबर आएगा नहीं बोलने का, और ये खड़े हैं सुबह से बेचारे, आप ही इनको करवा दीजिए। तो ये मतलब ये रोल मेरे नाम पे था नहीं स्क्रिप्ट में ये तो ज़बरदस्ती आ गया। और मुझे जज साहब का रिएक्शन क्या था? जज साहब का रिएक्शन काफ़ी अच्छा था, मुझे ज़रूर कहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैंने किया, चुनाव आयोग के वकील तो ऐसे उछले कोर्ट के अंदर, ये नाटक कर रहे हैं ये। तो जज साहब ने कहा इस देश का नागरिक अगर इस देश की अदालत में आया तो इसमें क्या बुरी बात है? सही बात है। और कोई स्मगल करके नहीं लाए थे, झूठा नहीं लाए थे, बाकायदा पास बनवा के वकील के थ्रू बिल्कुल ठीक तरीके से लेके आए थे। जज साहब का बहुत अच्छा उसके अंदर रिएक्शन था। और वो मेरे बोलने की भी ज़्यादा हो गई बात, क्योंकि दरअसल मैं बोला भी हमारे वकीलों के सुझाव पे था। कई लोगों को ऐसे मन में गलतफहमी हो गई कि मैंने वकीलों को बाईपास करते हुए कुछ कर दिया। ऐसी चीज़ें थोड़ी होती हैं कोर्ट में। प्रशांत जी का सुझाव था, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा टेक्निकल एरिया है एक्सपर्टीज़ का, तो आपको बोलना चाहिए इस पे टेक्निकली। वो बात मैंने रख दी। और केस मेरे जैसे आदमी की बातचीत से केस नहीं पलटता है, केस पलटता है लीगल आर्ग्यूमेंट से। सर आप सेफोलॉजिस्ट भी रहे हैं, आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, और एक दौर था कि जब डीडी में आप दूरदर्शन पे बैठ के भी आकलन किया करते थे, बताते थे। आज के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो कहते हैं कि जो मुझे सबसे ज़्यादा जिस पे मुझे आश्चर्य हुआ कि हम कैसे सीसीटीवी फुटेज दे सकते हैं, हमारी बहू बेटियाँ उसमें वोट डाल रही थी। अब 2 दिन पहले चुनाव हुआ उपराष्ट्रपति का, वहाँ भी तो इस देश की बहू बेटियों ने वोट डाली थी, वो भी तो कैमरे के सामने ही हो रहा था। आपकी ज्ञानेश गुप्ता जी को लेके क्या राय है? आप इनको कैसे देखते हैं कि ये कैसे चुनाव व्यक्ति के रूप में तो मैं जानता नहीं, कभी मिलने का नहीं, एज ए चुनाव आयुक्त जो जिस तरह की हरकतें हैं वो तो शर्मनाक है। मैं तो इसके ऊपर बोला है कि आज तक 40 साल, मैं 40 साल से इलेक्शन कमीशन को फॉलो कर रहा हूँ, आज की कोई बात नहीं है। और 40 साल में मैंने इतनी शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि चुनाव आयोग अंपायर नहीं है,
प्लेयर है। आप तो इस खेल के प्लेयर हैं, आप कह रहे हो तुम माफी मांगो देश से। हाँ। अरे भाई, इतना राजनीति करने का शौक है, इस्तीफा दो। आप भी जाके वहां पे राहुल गांधी यात्रा कर रहा है, आप भी एक यात्रा करो, आपको कौन रोकता है? ठीक बात है। आपका ये अधिकार नहीं छीना जा रहा। तो ये संवैधानिक पद पे रहते हुए इस किस्म के ओछे और फूहड़ काम करना, मतलब फूहड़ तर्कों की कोई सीमा नहीं थी। तर्क आपने बताया बहु बेटी वाला, मतलब आप शोभा देता है किसी चुनाव आयुक्त को ये बात कहना और इस बात को छुपाना कि अपोजिशन क्यों चाहता था तस्वीरें। अपोजिशन व्यक्तियों की तस्वीरें बिल्कुल नहीं चाहता था, अपोजिशन सिर्फ ये चाहता था कि चुनाव आयोग ने कहा कि शाम 6 बजे के बाद इतने प्रतिशत वोट पड़े, और Extra अपोजिशन पड़े। वाले कह रहे थे कि अगर इतने वोट पड़े होंगे तो जरूर लंबी लाइनें होंगी। आप हमें वीडियो फुटेज दिखा दीजिए, हमें पता लग जाएगा कि लंबी लाइन खड़ी थी 6 बजे के बाद। ये सिंपल बात थी। उसको घुमा के बहु बेटियों की तस्वीरें, जैसे लोगों ने कहा कि भैया ये कोई बाथरूम की मांग रहे हैं क्या, फुटेज मांग रहे हैं, वोट डालते हुए मांग और रहे हैं। वोट जो आप उपराष्ट्रपति वाले दिखा सकते हो, वोट डालते हुए भी नहीं, खाली सिंपल लाइनें लगी हुई लोगों की, और वो सब चीज़ें थी। तो फूहड़ तर्क ये कि यदि हम ये जो फाइल्स उपलब्ध करवा देंगे तो हमारी फाइलों के अंदर लोग आके कुछ हमला कर। अरे भाई, आप अगर लोगों को फाइल वेबसाइट पे उपलब्ध करवा दोगे, उससे आपका डेटाबेस कैसे करप्ट होगा? मतलब मूर्खता की बात है। और वो एक आईआईटी का व्यक्ति कहे, आईआईटी में पढ़ने का इन्हें सौभाग्य मिला है, कम से कम मतलब इतनी बड़ी संस्थाओं पे तो क्यों कालिख लगा रहे हो अपने कामों से? और तमाम किस्म के एक के बाद एक फूहड़ अतार्किक किस्म की बातें करना और झूठ बोलना। कि पत्रकार ने पूछा कि समाजवादी पार्टी ने एफिडेविट दिए थे, क्या हुआ? उन्होंने कोई एफिडेविट दिया ही नहीं। शाम तक समाजवादी पार्टी वाले अखिलेश यादव लेके पहुंच गए पार्लियामेंट, टीवी पे घुमा रहे थे, क्यों नहीं घुमाएंगे? मतलब देखिए, ज्ञानेश जी जो भी हों, उनको मुबारक, उनका व्यक्तित्व उनको मुबारक, जीवन में उनको और भी कामयाबियां मिलें और ऊपर पहुंचे, लेकिन वो करते हुए इन कुर्सियों को मैला क्यों कर रहे हैं? बस मेरे को यही दिक्कत है। आप जिस कुर्सी पे बैठे हो उस पे एक ज़माने में बहुत बड़े लोग बैठे थे। लोग शेषन को याद रखते हैं, मैं शेषन से ज़्यादा लिंगदो को याद रखता हूँ। मैं भारत के पहले चुनाव आयुक्त सेन को याद रखता हूँ। ये बहुत बड़े लोग थे, इन्होंने इस कुर्सी को ऊंचा किया, और ज्ञानेंद्र जी जैसे लोग इस कुर्सी को गदला कर रहे हैं, मैला कर रहे हैं। और इनका तो जो भी हो, जो भी इनाम इनको मिल गया है, आगे और मिल जाएगा, लेकिन उस प्रक्रिया में ये संस्था छोटी हो रही है। और एक बार ऐसी संस्था मैच में अगर अंपायर की भूमिका संदिग्ध हो जाए, फिलहाल तो हम थर्ड अंपायर के पास भाग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन थर्ड अंपायर से आप हर नो बॉल का फैसला नहीं करवा सकते, लिमिटेशंस हैं उसकी। क्या करेंगे? तो ये मैच कैसे चलेगा अगर अंपायर इतने बिल्कुल स्पष्ट शामिल हो गए? एक ज़माने में जो पाकिस्तान के अंपायरों पे आरोप लगा करता था, वो इंग्लैंड पे आरोप नहीं लगता था, आरोप खाली पाकिस्तान पे लगाने की नीयत थी, लेकिन पाकिस्तान के अंपायरों पे आरोप लगता था कि वो 11 नहीं 13 की टीम खेला करती है। ये स्थिति आ जा रही है। तो इससे कैसे, मतलब दीर्घ काल में ये तो चलो आएंगे चले जाएंगे, कुर्सी पे सब बैठने वाले हैं, कुर्सी तो खाली हो जाएगी, लेकिन जो पाप इस कुर्सी पे छोड़ के जा रहे हैं उसका क्या होगा? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यात्रा निकाली है बिहार में, खासतौर पर वोट चोरी को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 7 तारीख को, उसके बाद फिर ये यात्रा निकली। इस राहुल गांधी की जो बातें हैं उनसे आप कितना सहमत हैं कि भाई ये जो वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं एक और खुलासा करने वाला हूँ, हाइड्रोजन बम भी आने वाला है। आप उनकी बातों को, क्योंकि आपने उनके साथ तो यात्रा में भी शामिल हुए थे आप, भारत छोड़ो यात्रा में, तो आप उनके आरोपों को कैसे देखते हैं? आरोप गंभीर हैं, जांच होनी चाहिए। पहले भी चुनाव आयोग पे आरोप लगते रहे हैं, अनर्गल आरोप भी खूब लगे हैं, और वो तमाम तरह के लोगों ने लगाए हैं। लोग भूल जाते हैं, सबसे पहले ईवीएम पे आरोप लगाने वाले व्यक्ति थे जीवीएल नरसिम्हा राव, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, और उसके ऊपर अपनी मोहर लगाने वाले थे माननीय लाल कृष्ण आडवाणी। 2009 के लोकसभा चुनाव किया था। लोग भूल जाते हैं इन बातों को। लोग ये भी भूल जाते हैं कि एक ज़माने में ममता बनर्जी जी ने भी कहा था कि पूरा इलेक्शन फ्रॉड था 2006 के इलेक्शन हारने के बाद। लेकिन जिन आरोपों के पांव नहीं होते वो आरोप बहुत जल्दी हट जाते हैं, लोग देखते नहीं हैं उसके ऊपर, क्योंकि उसके पीछे प्रमाण नहीं होते। राहुल गांधी ने जो किया है उसमें दो चीज़ अलग है। पहला ये है कि ये सामान्य आरोप नहीं है कि भाई चुनाव में धांधली हुई,
एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का उदाहरण लेके उसके बारे में बता रहे हैं, स्पेसिफिक है ये एलिगेशन। दूसरा, ये एविडेंस से बैक्ड है, इतनी सारी एविडेंस है। अब चुनाव आयोग का ये कहना कि भाई हम इस पे विचार नहीं करेंगे क्योंकि एफिडेविट नहीं दिया, कैसी लचर तर्क है। बस जिनने एफिडेविट दे दिया उनकी आपने जांच करवाई? तो पहला तो ये। दूसरा, काहे को एफिडेविट? भाई अगर मैं किसी बिल्डिंग की सफाई का इंचार्ज हूँ और कोई मुझे सड़क पे चलता आदमी कह दे आपकी बिल्डिंग से तो बड़ी बू आ रही है, मैं किसी को जाके भेज के कहूँगा यार चेक करो, कह रहे हैं बू आ रही है। मैं नहीं पूछूंगा कि अरे तुम अपना आईडी कार्ड दिखाओ, तुम कौन हो कहने वाले। अगर मैं ये कहता हूँ कि तुम कौन हो ये सवाल उठाने वाले, इसका मतलब है कि मुझे बिल्डिंग की सफाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे केवल अपने आप को बचाने में इंटरेस्ट है। तो राहुल गांधी ने एविडेंस दिया है महाराष्ट्र के बारे में, फिर एक क्लियर एविडेंस था। उस एविडेंस से क्या ये साबित हो जाता है कि चुनाव फ्रॉड था? नहीं। उस एविडेंस से ये साबित होता है कि इसकी गंभीर जांच करने की ज़रूरत है। बहुत भारी गड़बड़ी का अंदेशा है। उस गड़बड़ी से किसको एग्जैक्टली फ़ायदा हुआ ये साबित नहीं होता है उससे, और ये राहुल गांधी साबित कर नहीं सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है, केवल चुनाव आयोग साबित कर सकता है। क्योंकि वो एविडेंस कि जिन व्यक्तियों के नाम फेक थे, फेक होने, एक तो पहली बात जिनकी फेक होने की संभावना है उनमें से कितने सचमुच फेक थे ये जांच तो चुनाव आयोग करवा सकता है। फिर उन फेक लोगों में से कितनों ने वोट डाला ये तो चुनाव आयोग के पास आंकड़े हैं, कैसे राहुल गांधी साबित कर सकते हैं? तो एक तरफ आप कहें कि तुम अंतिम प्रमाण नहीं दे रहे हो, अंतिम प्रमाण कहाँ है? वो तो मेरी जेब में है, जेब में खोलूंगा नहीं, तुम प्रमाण क्यों नहीं दे रहे हो? काहे का तर्क है ये? तो इसलिए मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि ये बहुत गंभीर आरोप हैं। वो कह रहे हैं कि वो और भी करेंगे, उनका अधिकार है ये बातें कहना। मुझे चिंता एक चीज़ की होती है कि मान लीजिए राहुल गांधी अपने कहने में सफल हो जाते हैं, और हो रहे हैं, क्योंकि वोट चोरी की बात जनता में आ रही है, ज़मीन पे अब बात हो रही है। पहले जब आरोप लगे थे ज़मीन पे कभी नहीं पहुंचे थे, क्योंकि जनता को देखिए, जनता को कागजात समझ नहीं आते, तकनीकी बारीकियां समझ नहीं आती, लेकिन जनता सूंघ सकती है कि कुछ गड़बड़ है ना। ये जनता सूंघ रही है, तो अब नीचे तक ये बात जा रही है। तो दिक्कत ये है कि राहुल गांधी की बात हो के चुनाव आयोग उस पर बिल्कुल कान न दे तो ये देश हारता है। राहुल गांधी की बात पे सारा देश की जनता कन्विंस हो जाए और कुछ ना बदले तब भी देश हारता है। अगर सबको लग गया कि भाई वोट में चोरी होती है, फिर अगली बार कोई घर से निकल के वोट देने क्यों जाएगा? तो मेरे को तो दोनों तरफ से चिंता है। योगेंद्र जी, एक ही तो अधिकार जनता के पास है वोट डालने का, बाकी सब तो सबको पता है भाई, पब्लिक के पास तो कुछ है नहीं, वही अधिकार है। अब आप ये बताइए मुझे कि जिस हिसाब से इस मंथ के आखिर में वो जो लिस्ट आने वाली है, फाइनल जो लिस्ट आएगी, कितने वोट कटे, कितने वोट नहीं कटे, या टोटल नंबर क्या है, उससे आपको क्या उम्मीद है? क्या आपको लगता है कि एक फेयर लिस्ट आएगी, और या क्या आपको ये लगता है कि कोई स्पेसिफिक जाति या धर्म के लोगों के नाम काटे जा सकते हैं? देखिए, एसआईआर के पीछे जो षड्यंत्र था और जो हकीकत है, दोनों में अंतर आ गया है। अंतर इसलिए आ गया है कि पहली बार, क्योंकि चुनाव आयोग को जैसे ही ये शुरू कर दिया, ये तो तुगलकी किस्म का फरमान था, और वो फरमान इशू करते ही 7 दिन में चुनाव आयोग को समझ आ गया कि अगर हम ये करेंगे तो बिहार के 4 करोड़ लोग बाहर हो जाएंगे। तो आपको याद होगा 7 दिन के अंदर ही चुनाव आयोग ने अपना आदेश बदला और कहा कि बिना दस्तावेज के आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर ये शर्त रहती कि दस्तावेज के बिना आप फॉर्म दे नहीं सकते, बिहार के 4 करोड़ लोग बाहर हो जाते। फिर उसके बाद उनको समझ आया कि इतने से भी काम नहीं चलेगा। फिर उसके बाद ये किया कि अच्छा, आपको माता पिता का अगर है तो फिर आपकी भी ज़रूरत नहीं है, छोड़ना छूट देनी शुरू की। पता लगा इसमें भी कोई 1-2 करोड़ लोग रह जाएंगे। फिर बीएलओ को फ़ोन किया गया, जैसे तैसे करके संख्या बढ़ाओ, क्योंकि तब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस शुरू हो चुका था और अखबार में सब तरफ ये बात उछलने लगी। एक ही खबर थी, बस एक ही खबर बन रही थी सब तरफ। तो हुआ कि जैसे तैसे करके संख्या बनाओ। अगर ये दिख गया कि बिहार के 8 करोड़ लोगों में से 1.5 करोड़ लोगों का फॉर्म ही नहीं आया, 2 करोड़ लोगों का फॉर्म ही नहीं आया, तब तो हमारी एक्सरसाइज की हद पिट जाएगी। क्योंकि देखिए, एसआईआर केवल बिहार के लिए नहीं है, ये बहुत लॉन्ग टर्म डिज़ाइन है इस देश की डेमोक्रेसी को बदलने का।
और जिनका भी डिज़ाइन था, मैं नहीं समझता कि ज्ञानेश जी की क्षमता है कि उनका ऐसा कुछ डिज़ाइन हो सकता था। जिनका भी डिज़ाइन था वो लोग बहुत चिंतित थे कि अगर बिहार में फेल कर गया फिर तो सारी तरफ फेल कर जाएगा। तो फिर कहीं ये फैसला हुआ कि चलो बिहार में कंसेशन दे दो, डिज़ाइन को बचा दो, क्योंकि ये डिज़ाइन लेके हम दूसरी तरफ जाना है। तब जाके केवल 65 लाख कटे। केवल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं तो 1 करोड़ 65 लाख कटते अगर ये फर्जीवाड़ा ना करते। बीएलओ ने सारे फॉर्म घर बैठ बैठ के आखिर के दिनों में भरे हैं। भरने वाले को पता नहीं है और जिसका नाम भरा जा रहा है उसको पता नहीं है, कुछ नहीं है, टोटल बैठ के बीएलओ भर रहा है। टेंशन मत लो, आपका सब फॉर्म हो जाएगा। तब जाके केवल 65 लाख कटे। उसके बाद योजना क्या थी? योजना थी कि चलिए जिनके नाम अब आ भी गए हैं उनको अब देख देख के काटा जाएगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये 65 लाख पे लताड़ पड़नी शुरू हुई और इनको समझ आ गया कि कोर्ट का एटीट्यूड क्या है, जब कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि 65 लाख का आप इशू करो, नाम इशू करो, तब से नीचे तक आप तो जानते होंगे, बिहार में फ़ोन करके देख लीजिए किसी बीएलओ को। अब बीएलओ को इंस्ट्रक्शन है भैया और नहीं कटने चाहिए, कुछ भी करो और मत काटो। अब दिक्कत एक और फर्जीवाड़ा चल रहा है कि आपको ये भी है, बीएलओ को इंस्ट्रक्शन है कि नाम मत काटो, लेकिन डॉक्यूमेंट चेक करो। डॉक्यूमेंट आएंगे कहाँ से? डॉक्यूमेंट तो है नहीं लोगों के पास। ठीक बात है। तो अब दूसरा फर्जीवाड़ा चल रहा है कि डॉक्यूमेंट इन्वेंट किए जा रहे हैं और उसका अंदर एक इन्वेंशन ये है जो कहीं 11 दस्तावेज में नहीं लिखा हुआ, फैमिली ट्री, पारिवारिक वंशावली का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आदेश रावल जी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, अगर उनके माँ बाप का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई चाचा, मामा, नाना कोई तो होगा 2003 में, उसमें आप वंशावली में चेक करके उनका नाम करेक्ट कर दीजिए। अब आप कह सकते हैं कि ये तो वोट काटने के नहीं, वोट बचाने की मुहिम चल रही है। बिल्कुल इस वक्त चल रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डंडा है। चूंकि इनको ये है कि इस आदेश को बचा लिया जाए। ये ऑर्डर जो एसआईआर का है, ऑर्डर हूबहू हमारे हाथ में रहे, चाहे हमें उसे बिहार में लागू करने में 100 कंसेशन देने पड़े। क्यों? क्योंकि इसके बाद बंगाल का नंबर है, इसके बाद आसाम का नंबर है और असली खेल एसआईआर का बंगाल और आसाम में होगा। तो उसके लिए तो इसलिए आज आप कहीं, आपने पूछा कि ये जो अंतिम लिस्ट आएगी 30 सितंबर को, उसमें कितने नाम कटेंगे। मेरा अपना अनुमान है कि 65 लाख की संख्या को घटा के कोई दिखाया जाएगा कि साहब केवल अब 50 लाख ही कटे। वो कब करें? और ये 50 लाख भी मृत थे, ये थे, वो थे इत्यादि। क्योंकि अब तो चुनाव आयोग सर के बल खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट में उनका वकील कहता है सर आप वेट तो कर लीजिए, सर किसी का नाम डिलीट नहीं होगा, सर आप देख तो लीजिए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में ये स्थिति है, लेकिन इतने से हम खुश ना हो जाए। डिफेंसिव है, मतलब पूरी तरह से डिफेंसिव है। इस वक्त तो चुनाव आयोग को ये साबित करना है, क्योंकि हम लोगों का आर्गुमेंट यही था। मैंने उनसे पूछा था कोर्ट में कि ऐसा कीजिए, चुनाव आयोग मुझे बता दे पिछले 200 वर्ष में दुनिया के किस देश में इतने नाम एक स्ट्रोक के अंदर कटे हैं। ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा डिसइनफ्रेंचाइजमेंट है। तो अब चुनाव आयोग उसको गलत साबित करने के लिए इस वक्त तो सर के बल खड़ा होकर कुछ करेगा। तो मेरे ख्याल में 65 को घटा के 50 किया जाएगा किसी तरह से। लेकिन ये सारा केवल खेल इसलिए है कि एसआईआर का जो मूल आदेश है कहीं वो रद्द ना हो जाए, ताकि ये चाहे इस बार जो है हथियार, जो पिस्तौल में खाली कारतूस चला दो, लेकिन पिस्तौल हाथ में बची रहनी चाहिए। ये खेल है, ये खेल है सारा। मैं एक सवाल आपसे बिल्कुल चाहता हूँ सीधा पूछना, वो ये है कि पिछली बार कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन था वो 12,000 वोटों से पूरा बिहार का चुनाव हार गया था। अगर मैं इसको सीधा पूछूं, क्या इस देश के और ख़ास तौर पर बिहार में मुसलमानों के वोट काटने का एक सीधा षड्यंत्र है? था, लेकिन वो काफ़ी हद तक ब्लंट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की वजह से, इस मॉनिटरिंग की वजह से। नहीं तो खेल तो बिल्कुल साफ था। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने बाकायदा इंटरव्यू में कहा कि ये सारा चीज़ सीमांचल के लिए है। और सीमांचल का मतलब क्या है? पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, मतलब वो इलाके जहां मुस्लिम बाहुल्य है। सारा खेल उसके बारे में था। और आधार को स्वीकार न करेंगे वो भी खेल, उसके बारे में भी आपने तर्क सारे सुने होंगे कि वहां पे 120% आधार है। बिल्कुल झूठे तर्क थे वो सारे, लेकिन सारा खेल उसके बारे में था। ओरिजिनल खेल ये था कि इसे जो खेल बिहार और जो खेल बंगाल और आसाम में बड़े पैमाने पे खेलना है, उसका एक ट्रायल ये झारखंड में कर चुके थे, वो फेल हो गया था झारखंड वाला ट्रायल। थोड़ा सा
पायलट प्रोजेक्ट बिहार में करने का इरादा था। मेरे विचार से वो बहुत सफल नहीं हो पा रहा है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का डंडा है। हालांकि मेरी अपनी समझ में अभी भी जो नोटिस जा रहे हैं, 3 लाख नोटिस तो चुनाव आयोग ने कहा है कि गए हैं लोगों को, जिनका नाम ड्राफ्ट रोल पर है, लेकिन जिनको नोटिस गया है कि तुम्हारा नाम काट क्यों ना दिया जाए, उनमें बहुत ज़्यादा सीमांचल से गए हैं। ओके। पूरे बिहार के 3 लाख नोटिस हैं, जिनमें से 2 लाख केवल सीमांचल में गए हैं। बाकी पूरे बिहार में 1 लाख है। तो वो बात सही है जो आप कह रहे हो, लेकिन जिस पैमाने पर करना चाहते थे वो अभी सुप्रीम कोर्ट के डंडे की वजह से शायद पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये एक राहत है विपक्ष के लिए और ख़ास तौर पर ममता बनर्जी के लिए? राहत है इस देश के अंतिम व्यक्ति के लिए कुछ हद तक, लेकिन जैसे मैंने कहा अभी तक बंगाल पे आप निष्कर्ष न निकालिए। एक बार सुप्रीम कोर्ट के उससे गिरफ्त से बाहर हुए कि भाई ऑर्डर तो संवैधानिक है, रोज रोज सुप्रीम कोर्ट में आप थोड़ी आ सकते हैं। सही बात है। अभी तो हर हफ्ते सुन रहे हैं, अब आप फिर आएंगे सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा यार अब सारा काम छोड़ के हम यही काम करेंगे क्या। तो खेल इस वक्त चुनाव आयोग का, या चुनाव आयोग के ऊपर से जो लोग ये खेल खेल रहे हैं, उनका खेल ये है कि किसी तरह से ये आदेश ले लो कि भाई SIR जो है संवैधानिक है, और उसमें ये कहीं आधार वाधार का लफड़ा ना आ जाए, ताकि खुले हाथ से जिन लोगों को बाहर निकाला जाना चाहिए, निकालने की इच्छा हो, वो हम कर सकें। तो अभी से ममता बनर्जी के लिए क्या इसका संदेश है हम जानते नहीं हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल में खेल शुरू हो गया है। बंगाल में TMC वर्सेस BJP का खेल इस वक्त एक दूसरे तरीके से खेला जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी वर्सेस चीफ इलेक्शन ऑफिसर। चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो है, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो चुनाव आयोग के तहत काम कर रहा है, वो अपने ही चीफ सेक्रेटरी को डिफाई कर रहा है। तो ये सब खेल शुरू हो चुके हैं बंगाल में। तो अभी से हम आश्वस्त नहीं हो सकते कि बंगाल में क्या होगा, देखना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हो, वो मैं नहीं कहता कि इस आप इंटेंसिव रिवीजन नामक चीज़ को ख़त्म कर दीजिए, बिल्कुल रहने दीजिए, कानून में है, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो दवा में 2 जहर डाले गए हैं, फॉर्म भरने की अनिवार्यता, डॉक्यूमेंट देने की अनिवार्यता, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ कि आधार भी डॉक्यूमेंट बन गया है। मैं तो चाहता हूँ डॉक्यूमेंट की अनिवार्यता समाप्त हो। जिस व्यक्ति के बारे में शक है, प्रमाण है, केवल उसी से डॉक्यूमेंट मांगे जाने चाहिए। आप दिल्ली के हर रिक्शे वाले से डॉक्यूमेंट मांगने शुरू कर गए तो आधे लोग तो इसमें से बाहर हो जाएंगे। कहाँ से लाएगा वो व्यक्ति? ये लोग दिल्ली में बैठे, इन्हें पता नहीं है कि आसाम की और बिहार की बाढ़ होती कैसी है। इनको लगता है सब लोगों को कि बाढ़ का मतलब है कि आप बाहर निकले तो कार में 1.5-2 फुट पानी आ गया। बिहार और आसाम की बाढ़ ऐसी नहीं होती है। गाँव के गाँव बह जाते हैं, लोग महीनों तक कहीं किसी बंद के ऊपर बैठ के अपना जीवन गुजारते हैं। और उन लोगों से पूछना कि कागज़ दिखाओ, इससे ज़्यादा क्रूर मजाक कोई हो नहीं सकता। तो मैं तो चाहता हूँ ये डॉक्यूमेंट की अनिवार्यता समाप्त हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है तो फिर हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हाँ, बंगाल और आसाम में कुछ बदमाशी नहीं होगी। एक सवाल मैं आपसे एज ए पॉलिटिशियन पूछना चाहता हूँ। कल भागवत जी का जन्मदिन था, 75 साल के हो गए हैं। मोदी जी ने कहा कि पिछले 100 वर्षों में भागवत जी का जो कार्यकाल है वो सबसे बेहतरीन रहा है। और अब 17 को मोदी जी का बर्थडे है। मुझे उम्मीद है कि शायद भागवत जी भी कोई लेख लिखेंगे उनके लिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि अब दोनों कोई किसी का इस्तीफा नहीं मांग रहा है या कोई किसी को उठाने की बात नहीं कर रहा है? जी, वो 75 साल भूल गए हैं दोनों, भूल गए हैं। तो वो लोग कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बाहर के आप मेरे जैसे लोगों को लगता है वो RSS एजेंडा पे काम करते थे। हो सकता है एजेंडा पे काम करते थे, लेकिन उन्होंने गुजरात की RSS को एकदम कोने पे खड़ा कर दिया था। खुड्डे लाइन लगा दिया था, जैसे कहते हैं ना, एकदम हाथ मत लगाना, बाहर रहो। तो मोदी जी का RSS के प्रचारक जरूर रहे हैं, और RSS की जो घृणा की विचारधारा है वो मोदी जी के अंदर कूट कूट के भरी है। मुझे लगता है कि वो वैचारिक आदमी है मोदी जी। विचारधारा घृणा की है, ये उनका दुर्भाग्य है, लेकिन वो है उनमें। लेकिन RSS नामक संगठन और RSS के नेतृत्व से उनका अच्छा रिश्ता कभी भी नहीं रहा है। मैं विश्वास से जानता हूं कि 2024 के चुनाव के पहले RSS के शीर्ष नेतृत्व ने
इस देश के विपक्ष के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क किया था, ये कहने के लिए कि अगर मोदी को 240-50 से ज़्यादा सीट आती है बीजेपी तो इसका मतलब वो फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा। आपको सावधान रहना। आरएसएस इस देश के विपक्ष से कह रहा था कि मोदी की हेराफेरी के बारे में सावधान रहिए। तो संबंध तो उनके कैसे हैं इससे स्पष्ट होता है। लेकिन राजनीति है, आरएसएस एक राजनीतिक संगठन है, अपने आप को कुछ भी कहे। तो राजनीतिक संगठनों में एक लचीलापन होता है, मौके की नज़ाकत को समझते हैं। और जिस शब्द का इस्तेमाल ट्रंप जी बहुत किया करते हैं, क्योंकि वो खुल के इस्तेमाल कर देते हैं, ये लोग करते नहीं हैं, डील। डील मुझे लगता है एक डील हो गई है वहाँ। क्योंकि जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भागवत जी की दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी इस्तीफा मांगा ही नहीं, ना मैंने कभी कहा। तो ये डील के संकेत। जैसे कि ट्रंप कहते हैं कि भारत तो उनका सबसे मित्र देश है, मोदी जी तो उनके सबसे मित्र हैं। तो वैसे ही भागवत जी भी कहते हैं, ये तो आप जैसे लोगों का दुर्भाग्य है कि आप कल को याद रखते हैं। नहीं तो मतलब जिस दिन उठे उस दिन नया सवेरा, उस दिन नए विचार, नए वो पहले क्या कहा था। तो मैं समझता हूँ एक डील हो गई है। वैसे भी ये जो हम जैसे लोगों में कुछ साथियों को बहुत ज़्यादा उत्साह बीच बीच में हो जाता है कि बीजेपी के अंदर ये टेंशन है, आरएसएस बीजेपी में ये है, सब कुछ है, लेकिन उससे इस देश के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉज को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं अपना बहुत समय इन चीज़ों पे देखने सोचने में बिताता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है अंत में डील हो जाएगा। घर परिवार का मामला है, अंत में डील हो जाएगा और आप और मैं खामखा इसके ऊपर अपना वक्त बर्बाद करते रहेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा समय लगाता नहीं सोचने में। ठीक है, मेरा अगला सवाल वो है जो इस देश के किसानों से जुड़ा हुआ है। ट्रम्प साहब डील की बात करते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि डील हमेशा डील होगी, ट्रेड पे डील होगी। तो क्या ट्रम्प की जो डील है वो इस देश के किसानों के लिए एक सकारात्मक पहल है? सकारात्मक? अरे गजब कर रहे हैं। देखिए, सारी बात पता है, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मैं आपको आज बोल रहा हूँ, डील होगी। ये तमाम जो आज पोस्टर्स कर रहे हैं ना, गए भाग के बीजिंग गए, ये किया वो किया, हिम्मत नहीं है इनकी कि टिके रहे। ठीक है, डील होगी। नंबर 1, इसको आप 6 महीना बाद प्ले कर दीजिएगा इसको। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील होगी। क्या होगा उसमें? और होगी तो उसके पीछे एक और गुप्त डील है, जो है मिस्टर अडानी के क्रिमिनल केसेस की डील। अडानी के सर पे अमेरिका के क्रिमिनल केसेस की तलवार लटकी हुई है, उसकी चाबी ट्रंप के हाथ में है। अंततः सब कुछ नाटक नौटंकी के बाद मित्रों का मामला है, तो इसलिए उनकी वहाँ से उसकी चाबी खोली जाएगी, अडानी के सर से तलवार हटेगी, भारत सरकार डील करेगी और उस डील के ये हिस्से होंगे किसान के बारे में। अमेरिका से जो वहाँ का जीएम क्रॉप में, और मैं आपको फसलों का नाम बता देता हूँ अभी से, जिन फसलों पे डील होगा। सोयाबीन पे डील होगा, वो होगा डील कपास पे, और डील होगा दूध पे, डेयरी प्रोडक्ट्स पे, मक्का पे, और दूसरे नट्स वगैरह, बादाम और दूसरे जो आते हैं नट्स वगैरह, इनके ऊपर डील होगा। और डील ये होगा कि भारत ने इनके बारे में जो ड्यूटीज़ लगा रखे हैं, उन ड्यूटीज़ को कम किया जाएगा। आप देखिए, अभी भी ये सारा कुछ चीज़ें चल रही हैं। भारत सरकार ने दाल के इंपोर्ट की ड्यूटी घटा दी है, जबकि भारत का किसान मर रहा है। दाल की कमी पिछले साल थी, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी का घटाना अभी भी जारी है और इस साल भारत का किसान मरेगा, लेकिन वो चल रहा है। कॉटन की इंपोर्ट की ड्यूटी घटा दी गई है, ऑलरेडी घटा दी गई है। और ये उसके बाद नंबर आएगा सोयाबीन का, मक्का का, दूध का, दूध प्रोडक्ट्स का, और ये अपने आलमंड, बादाम और ये दूसरे जो नट्स हैं, इनका नंबर आएगा। इन सब में डील ये होगा कि अमेरिका के 2 चीज़ों का डील होगा। एक तो भारत अपनी इसका वो घटा देगा, क्या नाम, ड्यूटीज़ घटाएगा, और दूसरा जीएम की पाबंदी जो भारत में है, उस पाबंदी को हटाया जाएगा।
हटाया किस बहाने से जाएगा वो भी मैं बता सकता हूँ। जी प्लीज। और अभी कोई मेरी खास जानकारी नहीं है, जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है सब जानते हाँ हैं, ठीक है ठीक सब ट्रेड एक्सपर्ट जानते हैं इस बात को। हाँ। भारत ये कहेगा कि जीएम बहुत बुरी चीज़ है, हम देश के लोगों को जीएम खाने को नहीं देंगे, लेकिन यदि अमेरिका अपने जीएम में, सॉरी जीएम में क्या क्या जीएम आता है? का जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स हैं ओके, जिनका जैसे फॉर एग्जांपल? जेनेटिक मॉडिफाइड वो होती है चीज़ जिसके अंदर एक विशेष टेक्नोलॉजी है जिससे आप जीन बदल देते हैं। अच्छा। और दुनिया भर के पर्यावरणविदों का और हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि वैसी चीज़ों को खाना, उससे कंज्यूम करना एक इंसान के लिए बहुत खतरनाक है। तो जीएम प्रोडक्ट्स जो कि अमेरिका में चलते हैं, भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट के ऊपर बैन है अब तक। तो अब क्या किया जाएगा? खेल ये होगा, अब देखना सारे तर्क खेले जाएंगे। खेल ये खेला जाएगा कि ठीक है, जीएम प्रोडक्ट्स हम लोगों को खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका की मक्का भारत में आए, उसका तेल निकाला जाए और उस तेल का एक्सपोर्ट किया जाए, इसमें हमें क्या एतराज़ हो सकता है? और कहा जाएगा उसका एथनॉल में इस्तेमाल होगा। ये सब एथनॉल का खेल है, एथनॉल में इस्तेमाल होगा। बेसिकली पिछले दरवाजे से जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो बैन भारत में है, उस बैन को हटाया जाएगा। ये खेल होने वाला है। ये खेल आज हो, 4 हफ्ते बाद हो, 4 महीने बाद हो या 8 महीने बाद हो, ये खेल होगा। और दोस्ती ये निभाई तमाम जाएगी। जो हेकड़ी इनकी है, सारी हेकड़ी निकलेगी। मतलब विदेश नीति के नाम पे तमाशा हो रहा है इस वक्त। एक दिन आप कहते हैं, एक दिन आप जफ्फी के अंदर पढ़ते हैं, दूसरे दिन कहते हैं ट्रंप सरकार। मूर्खता के काम है। आप देश के प्रधानमंत्री हो, दुनिया का कोई प्रधानमंत्री जाके दूसरे के लिए कैंपेन करता है? हाँ, वोट मांगी। आप वोट मांगने चले हो उसके लिए, फिर वो दुत्कार देता है आपको, फिर उसके बाद आप लपक के चीन के पास जाते हो, जिस चीन को परसों तक आप कह रहे थे कि उसने हमारा मुकाबला ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से नहीं था, चीन से था। आप उसके पास चले जाते हो, उसकी गोद में जाते हो, हाथ बढ़ाते हो, वो हाथ नहीं मिलाता है। क्या कर रहे हो? देश की इज्जत की मिट्टी पलीत कर रहे हो आप इसके अंदर। और गजब इस देश का मीडिया है कि इन चीज़ों के ऊपर उस पर मतलब जब जफ्फी मारी तब भी बल्ले बल्ले, जब दुत्कार खा के आ गए तब भी बल्ले बल्ले, जब चीन चले गए तब भी बल्ले बल्ले। ये क्या है? ये नीति है कि तमाशा है? तो क्या मैं इसको ऐसे समझूं कि अडानी जी को बचाने के लिए डील होगी और उधर रशिया से अंबानी जी की कंपनीज तेल परचेज करती रहेंगी? क्या दोनों साथ साथ चल सकती हैं? क्योंकि अमेरिका का दबाव ये है कि जो रशिया से हम तेल परचेज कर रहे हैं, जो उनको पैसा दे रहे हैं, रशिया उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन वॉर में कर रहा है। तो क्या दोनों चीज़ पैरेलल चल सकती? बस सारा टेंशन यही है, A1 और A2 का चक्कर है कि A1 का इंटरेस्ट, अडानी का इंटरेस्ट इसमें है कि भैया अमेरिका में केस फंसा है, और अमेरिका का क्रिमिनल केस बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि झूठ बोला था, फ्रॉड बोला था, पकड़े गए वहाँ, है ना। कंपनी चलाई थी और कंपनी को डिस्क्लोज, वहाँ अमेरिका के अंदर उस तरह की चीज़ें चलती नहीं है जैसे हमारे यहाँ चल जाती हैं। उन्हें डिस्क्लोज करना था कि हमारी कंपनी के खिलाफ फला केसेस हैं जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की, और वो क्रिमिनल एक्ट है वहाँ पर। आपने लोगों को उल्लू बनाया और उनसे अपना इन्वेस्टमेंट ले लिया, अमेरिका की मार्केट में ये किया, वो केस चल रहा है, उसमें अडानी जी फंसे हुए हैं। ट्रंप के हाथ में चाबी है, वो छोड़ देंगे तो निकल जाएंगे। असली डील के बीच में डील ये है, और तो डील ये है कि अडानी जी के इंटरेस्ट के लिए क्या हम हिंदुस्तान के किसान को लटकाना चाहते हैं? मोदी जी तैयार थे वो करने के लिए। हकीकत ये है कि सारी डायलॉग बाजी तो बाद में हुई, मोदी जी तैयार थे इस सब के लिए, लेकिन मामला बिगड़ा किसी ऐसा जो अखबारों से खबर आती है वो ये है कि ट्रंप ने जब कहा कि भाई मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, तो भारत सरकार ने उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। ओके, चुप रहे, ना करने की तो हिम्मत ना हुई तो नहीं की, ना तो नहीं की, लेकिन चुप रहे। तो उतने से ट्रंप साहब को लगा कि मतलब ये क्या हो रहा है, कैसे इनकी मजाल वो कर दें। तो तैयार थे। अगर आप देखें कुछ लोग जो नेगोशिएटर्स थे, अगर आप नेगोशिएशंस की खबरें ध्यान से पढ़ें, भारत सरकार घुटने पे टिकने को, घुटने पे बैठने को तैयार खड़ी थी। तो या तो वो दिक्कत हुई, या ये हो सकता है कि अमेरिका ने कहा होगा कि A1 का मामला तो सुलझा लेंगे लेकिन A2 को नहीं अलाउ करेंगे। A2 का मामला क्या है कि रूस के ऊपर, रूस के पास तेल है निर्यात करने को, और यूक्रेन वॉर के बाद
यूरोप ने पाबंदी लगा दी कि रूस जो है अपने तेल का निर्यात नहीं कर सकता, हम खरीदेंगे नहीं उसको, रूस को तो अपना तेल बेचना है। तो भारत ने बीच में ये कोयले की दलाली का काम शुरू किया कि रूस भारत को देगा, वो तेल भारत में नहीं आता था ज़्यादातर, भारत से सीधा उसको रिफाइनरी करके उसको निर्यात किया जाता था। तो चांदी ही चांदी, थ्रू अडानी पोर्ट्स, हाँ, थ्रू अदानी पोर्ट, ये अंबानी जी की रिफाइनरी वहाँ से होगा, सबकी चांदी, सिर्फ एक व्यक्ति को फायदा नहीं हुआ, वो था भारत का कंज्यूमर। उस बेचारे को उतना ही देना पड़ा, उससे ज़्यादा देना पड़ा, बाकी सबको फायदा हुआ। तो ये सारा खेल हुआ इसके अंदर। लेकिन तो अब अमेरिका और ये सारा अमेरिका की जानकारी में हुआ, ऐसा थोड़ी था कि अमेरिका को पता नहीं था। अमेरिका ने कहा कि हाँ तुम उधर से कर लो, और ये मैं नहीं कह रहा, भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमने तो अमेरिका से अनुमति लेके किया था ये काम, कह रहे हैं, सुना मैंने वो। मतलब आप गजब है ये देश, मतलब कैसे चल रहा है। भारत का विदेश मंत्री कह रहे हैं नहीं अंकल ने तो मेरे को अलाउ किया था, अब अंकल हाँ क्यों कर रहे हैं, ना क्यों कर, ये सब चल रहा है। तो खेल ये है कि अब ट्रंप जी चाहते हैं कि पहले जो कुछ भी कहा था, अब तुम रूस का तेल लेना बंद करो। उससे नुकसान किसे होगा? A2 को। तो अब इधर A2 का इंटरेस्ट अटका है, उधर A1 का। मोदी जी झेल पाएंगे इस बात को कि A2 को छोड़ के A1 के साथ चले जाएंगे? अब संकट है, पर जीवन में बड़े बड़े संकट उन्होंने झेले हैं, कोई ना कोई जरूर किया है। तो मोदी जी की इन सब क्षमताओं को मैं कभी अंडररेट नहीं करता। उनमें नैतिकता का अभाव है, मानवीयता का अभाव है, चालाकी का अभाव नहीं है। कंपनसेट कर देंगे कहीं और से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता है कि ठीक है तुम्हारे को यहाँ इतने का नुकसान हुआ, वहाँ एडजस्ट कर लेंगे, डील है ना, बिजनेस है, धंधा है, इधर डील है, एडजस्ट कर लेंगे, क्या बात है, कोई तरीका निकला जाएगा। लेकिन असली बात यही है, और मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ ये अमेरिका वाली डील होगी, और भारत के किसान की कीमत पर होगी। और जिसके अंदर डेयरी और दूध अगर आ गया तो समझिए बर्बाद हो जाएगा भारत का किसान। योगेंद्र जी, मैंने एक चीज़ पढ़ी है, आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ, सब्जेक्ट आपका है, कि वहाँ का जो दूध है, वहाँ का जो गाय का दूध है, वो पूर्ण रूप से शाकाहारी नहीं है। ये सुना है आपने कि वहाँ की जो गाय है वो जितना भी वेस्ट होता है इसका नॉन वेज का, वो सब खाती हैं। मैं पूरा जानता नहीं हूँ, मगर ये हो सकता है, क्योंकि देखिए वहाँ का गाय पालन वगैरह वो नहीं है जो हमारे यहाँ होता है। वो गाय, वहाँ इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री के अंदर आपके लिए रॉ प्रोडक्ट है कि आप कितनी चीज़ें डालते हो। ऐसा मैंने भी सुना है, लेकिन मैं इसको वो नहीं कर पाऊँगा, इसकी पुष्टि नहीं कर पाऊँगा कि ऐसा होता है, क्योंकि गाय अपने आप में वैसे तो शाकाहारी प्राणी है। गाय अपने आप में तो बहुत मीट वगैरह, आजकल तो प्लास्टिक भी बेचारी खाती है, भारत में तो क्या क्या है। तो मैं इसका पुष्टि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये सब संभव है। मेरी ज़्यादा चिंता बड़ी सिंपल है कि अमेरिका का किसान जो है, अमेरिका की जो ये डेयरीज हैं, इतनी सब्सिडी के आधार पे चलती हैं कि उनका माल हमसे सस्ता होगा ही होगा। इसलिए नहीं कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, बल्कि उनको सब्सिडी है। अब उस सब्सिडाइज्ड, उस इंडस्ट्रियल, उससे सब्सिडाइज्ड जो आएगा, हमारा किसान उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? अब किसी साधारण व्यक्ति को लगेगा लीजिए हम दूध अमेरिका से थोड़ी आएगा। भाई दूध नहीं आता है, वो स्किम मिल्क बन के आता है, वो बटर की फॉर्म में आता है, वो चीज़ की फॉर्म में आता है। और जब वो हमारे बाज़ार में उतारना शुरू करेंगे तो हमारे तो दूध का दाम कोलैप्स कर जाएगा। और देखिए, किसान के लिए, किसान और दुग्ध उत्पादक दो अलग लोग नहीं हैं, एक ही बात। वही व्यक्ति किसान है, वही शाम को आके दूध पाल रहा है, और उसका 6 महीने के बाद एक बार शादी करना, कपड़े खरीदने का काम तो चलता है फसल से, लेकिन घर का बजट रोज का जो खर्च देना वो दूध से चलता है। और अगर दूध पे हमला हो गया तो हिंदुस्तान के किसान की कमर टूट जाएगी। तो मुझे बिल्कुल चिंता है। यहाँ आके मोदी जी डायलॉग जरूर दे दिया, वो तो इनका स्टाइल है कि वहाँ ट्रंप ने बुलाया नहीं बात करने के लिए, बात नहीं किया, और ट्रंप ने बुलाया कि उस वाले लंच में आ जाओ जहाँ मुनीर पहले से बैठा होगा। मोदी जी कैसे जा सकते थे? तो जाके यहाँ आके क्या बोला कि मुझे किसने, वो जगन्नाथ ने बुलाया था, इसलिए मैंने उनको ना कर दी। स्कूल के बच्चे ऐसे काम किया करते हैं, इस तरह की बहानेबाजी करना। तो वैसे तो डायलॉग ये जरूर देंगे कि हमने हिंदुस्तान के किसान के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। 6 महीने बाद क्या होगा आप देख लेना। डील हो जाएगी, डील होगी, बिल्कुल डील होगी, रास्ता नहीं है कोई। डील
डील का इनकार करने की क्षमता नहीं है इनके पास, क्योंकि डील में जिस जिस तरह के इंटरेस्ट शामिल हैं, एक इंटरेस्ट तो A1 वाला है, लेकिन उसके अलावा भी इंटरेस्ट है। इसमें हिंदुस्तान की आईटी इंडस्ट्री का इंटरेस्ट है, जितने लोग जा रहे हैं, अब ये सब बीजेपी वाले हैं, ये सब उनका इंटरेस्ट शामिल है। इसमें हिंदुस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इंटरेस्ट शामिल है, जिन सब ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड किन्होंने दिए थे? सब फार्मास्यूटिकल कंपनियां थी जिन्होंने बॉन्ड दिए थे, उनका इंटरेस्ट शामिल है। इसके अंदर जो कॉटन मिल्स हैं, ये जो कपड़े टेक्सटाइल मिल्स हैं, उनका इंटरेस्ट शामिल है, क्योंकि टेक्सटाइल मिल चाहती है कि उसे भारत के किसान की कपास ना खरीदनी पड़े, उसे अमेरिका की कपास मिल जाए। ये सारे इंटरेस्ट शामिल हैं। इतने बड़े बड़े निहित स्वार्थ हैं इसके पीछे कि ये डील होगा, और इस डील और ये डील हिंदुस्तान के किसान की कीमत पर होगा। ठीक है सर, अब मैं बात करना चाहता हूँ हिंदुस्तान की मीडिया की, टीवी की, अखबार की। जितनी कम बात करें उतना ही अच्छा है इसकी तो। इसलिए मैंने आखिर में छेड़ा है वो। आपके मतलब इस पर मैं क्या ही सवाल पूछूं, सवाल तो बनता ही नहीं है। आपके मैं क्या एक ही बात कह दूं, हाँ, मेरा दुर्भाग्य ये है कि जब हिंदुस्तान का हिंदी का न्यूज़, हिंदी का नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों का न्यूज़ टेलीविज़न शुरू हो रहा था, तो उसकी शैशव अवस्था में मैं वहाँ खड़ा था। आप यूँ समझिए, जब बच्चा वो था, बिल्कुल क्रेडल में था, बच्चा पालने में था, उस वक्त कोई अंकल आंटी होते हैं ना, मिलने आते हैं, मैं उन अंकल आंटियों में से एक मैं वहाँ था। क्योंकि आज तक तो की जब उस स्थापना हो रही थी, तब से लेकर आज तक में बताइए क्या डिफरेंस है? अब आपने आज तक का नाम दे दिया। नहीं मैंने कहा संयोग तब से मैंने आज तक का नाम नहीं लिया। संयोग ये है कि जब आज तक बन रहा था, जब आज तक 20 मिनट का कार्यक्रम हुआ करता था दूरदर्शन पे जी, तब SP सिंह ने इसे लॉन्च किया था, और मैं तब से उसका गवाह हूँ। किसी कारण से SP का बहुत स्नेह था मेरे प्रति, तो मुझे बुला लेते थे, बैठा लेते थे, और ये सब जो आजकल चैनलों के हेड घूमते हैं, वो सब उन दिनों नेचुरली बहुत यंग थे, बच्चे होते थे जिनसे कहा, अरे योगेंद्र जी के लिए जीरोक्स करवा के लाओ, ये करो वो करो, ये सब काम वाले बच्चे थे, या जिनको बैठा के गप होती थी, वो वाले बच्चे थे अधिकांश इनमें से। मैंने तब से देखा है, इसलिए नाम लेते हुए मुझे संकोच होता है। कहाँ कहाँ तक गिरे हैं ये सब लोग। एक दो को तो मैंने कहा, फ़ोन पे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कहते हैं? SP सिंह ने तुम्हें वो किया था, क्या कहेंगे उसके बाद? इतनी तो आँख की शर्म है। क्या कहते हैं कि मजबूरी है, धंधे की मजबूरी है, मैं आपको कई चीज़ें बता, या दबाव है, क्या है? 2-3 तरह के लोग हैं। कुछ हैं जो शुद्ध बेशर्म हो गए हैं, लाज हया छोड़ के इसके अंदर पूरी तरह से जुट गए, और कुछ हैं जिनका पत्रकार होने का कोई मतलब ही नहीं था, जिनको बाहर से लाया गया है। कुछ हैं जो बहुत, एक दो लोग हैं जो बहुत पुराने ज़माने के ABVP के लोग हैं, जिनकी वैचारिक प्रतिबद्धता भी रही और जिनको व्यावसायिक फ़ायदा भी हुआ, दोनों चीज़ें मिल गई, वो एक अलग कैटेगरी है। लेकिन ये ज़्यादातर लोग हैं, उनमें से 2 तरह के हैं। एक वो जो कि अपने कैरियर के उसमें सब चीज़ों को भूल के मालिक ने कहा है करना है। इनमें से कुछ शरीफ मिल जाते हैं, अलग से फ़ोन करके कहते हैं, योगेंद्र जी समझ रहे हैं ना, मजबूरी है भाई, मुझे अपना घर चलाना है। और जिनके मन में थोड़ा संकोच है, शर्म है, और दूसरे वो हैं जिनके मन में कोई संकोच शर्म नहीं है, दोनों तरह के हैं। मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको, ये हिंदुस्तान के एक बड़े एंकर का है। महिला पुरुष मैं नहीं बोलूँगा, हिंदी इंग्लिश में नहीं बोलूँगा, ठीक है। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान कुछ एक खबर दी, मेरे को इतना बुरा लगा, टोटल झूठ खबर थी। मैं सामान्यतः नहीं कहता, मैंने फ़ोन उठा के बोला, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या कर रहे हो? ये पत्रकारिता है? तुम मेरे ज़माने में मेरे बारे में क्या सुंदर सुंदर बातें कहते थे, शर्म नहीं आती? 1-2 मिनट उसने कहा, ऐसा नहीं है सर, ये चीज़ नहीं है सर, ऐसा हुआ था, ये हुआ था। मैंने सबका पर्दाफाश कर दिया, झूठ बोल रहे हो, ये बात तर्क नहीं है, नहीं। उसके बाद उसने फ़ोन पे रोना शुरू कर दिया। 25 मिनट तक रो रो के मुझे बताया, सर आप जानते हैं मेरी तनख्वाह जो है TRP से लिंक है, जिस हफ्ते TRP कम हो जाती है, मेरे सैलरी के अंदर इतना % कट लगता है।
सर आप जानते हैं ये गिनाते गए। और आखिर में कहा सर दुनिया में सबसे बुरी चीज़ होती है घर वापस जाना और अपने बच्चे की आंख में आंख डाल के ना देख पाना। मेरे साथ ये होता है। उसके बाद मैं क्या कहूँ। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ की मजबूरी है, कुछ का व्यवसाय है, कोई फाइनेंशियल उसके लिए कर रहा है, कोई मालिक के लिए कर रहा है, यही ना? सब मालिक के दबाव में। देखिए पत्रकार को ज़रूरत से ज़्यादा श्रेय भी मिल जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा दोष भी मिल जाता है। और ख़ासतौर पे जो ज़मीन पे पत्रकारिता कर रहे हैं उसको तो बिल्कुल दोष कुछ नहीं मिलना मिलता चाहिए। उसका उसको तो क्या करेगा वो तो, मतलब वो तो उसकी इतनी लेकिन स्थिति लेकिन है। योगेंद्र जी, जो सारा गुस्सा लोगों का उस पर उतर आता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत कम सैलरी में काम करते हैं लोग, सब हाईली पेड है। देखिए ये जो एंकर हैं ये हाईली पेड है। हाँ नहीं, मैं जो खुद रिपोर्टर आपका रहा हूँ, जमीन मुझे का पता है। पत्रकार है वो तो मैं तो आज भी वही हूँ, मुझे पता है उस बात क्या का। पैसा तो कमाता उनको कुछ है, नहीं वो मिलता। तो अपना घर किसी तरह चला रहा है हाँ। ना। ये सारा खेल मालिक खेलते हैं। दिक्कत ये है कि किस ये लिए खेल सारे रहे हैं? डर मालिक से खेल रहे हैं या पैसे के लिए खेल रहे हैं? दोनों चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि बिल्कुल लालच है, सीधे सीधे एडवर्टीजमेंट से जुड़ा हुआ है। माने अखबार मेरा लेख छापना बंद कर देता है, तीसरे दिन मेरे को फ़ोन आता है कि क्या हुआ, ये छपा नहीं लेख। सर वो एडवर्टीजमेंट बंद हो गए थे। मतलब यहाँ तक स्थिति है, एक लेख और उससे विज्ञापन बंद होना, ये स्थिति है यहाँ पर। तो बिल्कुल लालच है। दूसरा बिल्कुल डर है। हर एक को पता है एनडीटीवी के साथ क्या हुआ, कल को आपके साथ भी ये हो जाएगा। और कोई भी अखबार का मालिक, और इनमें से कई लोग बहुत ईमानदार हैं, अच्छे लोग हैं, मैं जानता हूँ इनको, मैं जानता हूँ इन मालिकों को, कईयों को, और कितने प्रतिबद्ध थे कि मेरी पत्रिका में कोई गलत फैक्ट नहीं जाना चाहिए। एक गलत फैक्ट होता था तो क्या हंगामा करते थे कि गलत चीज़ क्यों गई मेरी पत्रिका में। आज उन्हीं के संस्थान में मैं देखता हूँ टोटल झूठ चल रहा है। मैं कई बार सोचता हूँ कि यार ये आदमी इतना तो बेईमान नहीं था, मैंने तो इसको सामने बैठ के देखा, इसकी आंख में तो शर्म थी, इसको बुरा लगता था जब कोई झूठ बहुत बोली जाती थी। तो जिसका मतलब है कि वो ये नहीं चाहता होगा कि बुढ़ापे में मुझे 6 महीना जेल में बंद कर दे। इसका तो हर एक बुढ़ापा खराब ना हो जाए, बुढ़ापा खराब हो जाएगा, है ना। तो सब तरह के डर है। इस वक्त भारत के इतिहास का सबसे शर्मनाक दौर चल रहा है मीडिया का। इमरजेंसी में मीडिया इतना बुरा नहीं था। इमरजेंसी में सरकार दबाव डालती थी, उन्हें अपना एडिटोरियल पेज खाली छोड़ना पड़ता था, लेकिन खाली छोड़ के भी वो प्रतिरोध कर रहे थे। विरोध था एक तरह का, विरोध व्यक्त करते थे। वो सरकार के दबाव में सरकार की खबरें छापते थे। विपक्ष के खिलाफ भेड़िए की तरह नहीं, नोच खाने को नहीं दौड़ते थे। और जनवरी के बाद जब इमरजेंसी उठी, मुझे याद है, मैं इतना था तब अखबार पढ़ना शुरू किया था मैंने, तो अभी भी मुझे याद है, विपक्ष की खबर छपती थी और कम से कम सारा मीडिया बैठ के जनवरी और मार्च 77 के बीच, चुनाव से 2 महीना पहले, विपक्ष को बदनाम करने का काम मीडिया ने कतई नहीं किया था। जो सरकार के चमचे थे उन्होंने भी ये काम कतई नहीं किया था। आज जो हो रहा है, सरकार का प्रचार करना, ये पाप तो पहले भी हुआ करता था। कोई कहे मोदी जी से पाप शुरू हुआ है, बात गलत है। मोदी जी के पहले हुआ करता क्या था। डिग्री उतनी ही थी? मतलब नहीं, सरकार का प्रचार करने का पाप तो पहले था। अब थोड़ा चापलूसी की हद ऊंची हो गई है कि आम काट के खाते हैं, कि चूस के खाते हैं, इस तरह की बेहूदगी नहीं हुआ करती थी। और ये सब जो चरण वंदना जो चल रही है, इसका कुछ हिस्सा मैंने देखा था। इंदिरा जी के ज़माने में कुछ चरण वंदना हुई थी। कई मुख्यमंत्री भी ऐसे थे जिन्होंने इस तरह के काम शुरू किए थे, अपने कांग्रेसी मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने अपने राज्यों में ये काम करवाए थे। बहुत गलत तरह के काम थे। लेकिन ये कि सारे मीडिया को आप विपक्ष के ऊपर भेड़िए की तरह छोड़ सकते हैं, ये कभी नहीं हुआ इस देश में। और बाकी दुनिया में नहीं होते ये काम, तो डिक्टेटर लोग ये काम नहीं करवाते हैं। तो इस लिहाज से आज जो भारत के मीडिया में हो रहा है, ये देश के इतिहास का सबसे शर्मनाक अध्याय है मीडिया के लिए। जैसे लोग इमरजेंसी को याद करते हैं जुडिशरी के लिए, कि जुडिशरी के लिए बहुत शर्मनाक पीरियड था वो, जब उन्होंने एडीएम जबलपुर जैसा केस सेटल किया था। भारत में जब भी जर्नलिज्म की हिस्ट्री लिखी जाएगी, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, ये जो पीरियड है, लोग शर्म से अपना सर नीचा कर लेंगे कि ये पीरियड था जबकि पत्रकारिता इस तरह के काम किया करती थी।
ये दौर गुजर जाएगा और वापस मीडिया ठीक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है आपको? ये दौर तो गुजरेगा, मीडिया ठीक होगा या नहीं मैं नहीं जानता, क्योंकि एक बार मुंह में खून लग जाए ना सत्ता को, जब एक प्रधानमंत्री को पता लग जाता है कि मैं सारे मीडिया को भेड़िए की तरह हाँक सकता हूँ, तो अगले वाला क्यों छोड़ेगा जी? मेरे बहुत अच्छी आत्मा निकल आए तो बहुत अच्छी बात है, अचानक बहुत लिबरल वैल्यूज़ में विश्वास हो जाए तो अलग बात है, नेता को भले ही विश्वास हो जाए लेकिन उसके नीचे जो प्रेस को कंट्रोल करने वाले 5 लोग होंगे, उनको पता होगा भैया जब उनके लिए तुमने ये काम किया था, उनके लिए तुम फर्श चाट रहे थे, तो मैं तो चाटने के लिए नहीं कह रहा, खाली रेंगने के लिए ही कह रहा हूँ, चाटो मत चलो ठीक है, पर रेंग तो लो थोड़ा सा रेंग लो। ये तो होगा, मुझे इसका डर है। एक बार ये आदत पड़ जाती है, ये छूटती नहीं है ये आदत सत्ता की। और ये सत्ता को कई बार ना पार्टी के रंग से फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टी के रंग, चेहरे, झंडे बदलते हैं, ये तो चले जाएंगे, ये जाएंगे, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, केवल समय की बात है। वो जो कहते हैं इनसे पहले भी जो तख्त नशी था उसे भी अपने खुदा होने का यकीन था, तो ये तो खुदा होने का यकीन लोगों को रहता है, तो सब उतर जाएंगे। लेकिन ये जो, जैसे मैंने कहा ना, ज्ञानेश जी तो उतर जाएंगे, खैर ये तो नियम से भी उतर जाएंगे, लेकिन जो कुर्सी को मैला करके जा रहे हैं उस कुर्सी को कौन साफ करेगा? जो ये जो मीडिया के साथ बीजेपी आज कर रही है, ये जो तौर तरीके बन गए हैं मीडिया को, इसको कोई कैसे पलटे? एग्जाम्पल सेट कर दिया बेसिकली आपने, सब कुछ आपने, हर घिनौने काम का एग्जाम्पल सेट कर दिया है। आप वॉर में, अब आप बताइए, आपने वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने भारत की फौज को इस्लामाबाद पहुंचा दिया, आपने रात कराची पे हमला करवा दिया, आपने सेनाध्यक्ष का इस्तीफा दिलवा दिया, एक ने तरस करा दिया। अब इस सब के बाद और कुछ नहीं हुआ, किसमें, इनमें किसी पे कुछ नहीं हुआ, तो भाई फिर क्या सीमा है? बस सैया भाई कोतवाल डर का आएगा, तो बस सैया को खुश करना है, कोतवाल को खुश करना है, बाकी जो मर्जी करते रहो। और उसका जो नतीजा होगा वो ये कि लोग, इनकी विश्वसनीयता शून्य हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। हो रही है जोगिन जी, हर रोज़ हो रही है, घटती जा रही है वो। किसान आंदोलन में यही हमारी उपलब्धि थी, किसानों ने एक स्टेज के बाद मीडिया देखना बंद कर दिया, और जिस दिन सोशल मीडिया पे करता था तो सोशल मीडिया पे चला, और जो मीडिया कहता था, लोग मेरे को कहते, भाई साहब टीवी पे खबर आ रही थी, इसका मतलब आप ठीक ही कर रहे होगे मतलब टीवी वाले आपकी आलोचना कर रहे हैं। इवन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में मेन स्ट्रीम मीडिया को एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, उन्होंने भी सोशल मीडिया के लोगों को, यूट्यूबर्स को बुलाया, उनसे बातचीत की। योगिन जी, एक सवाल मैं आपसे 2 सवाल और पूछूंगा। एक सवाल आपके पुराने मित्र अरविंद केजरीवाल जी का, वो जो दौर था अन्ना आंदोलन का, आप उसके साथ ही रहे हैं, तब से लेके और आज तक के अरविंद केजरीवाल में जो चुनाव भी हार गए हैं, आप क्या डिफरेंस देखते हैं? पता नहीं, देखिए एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं अन्ना आंदोलन के दौरान मैं उनके सेंटर में नहीं था, ये जो गलतफहमी रहती है। मैं आईएससी का मेंबर भी कभी नहीं रहा, ना ही मैं आईएससी की कमेटी में, तो होने का सवाल ही नहीं था, मैं तो मेंबर भी नहीं था। मैंने केवल आम आदमी पार्टी बनने के बाद इसे ज्वाइन किया, उससे पहले मैं आंदोलन का समर्थक था, लेकिन कभी भी शामिल नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हो रही थी जिसके लेके मेरे मन में संदेह था, तो इसलिए मैं उनको तब से नहीं जानता। ठीक है। मैं तो आम आदमी पार्टी बनने के बाद से जानता हूँ। हो सकता है अरविंद केजरीवाल न बदले, हो सकता है हमारी सोच में खोट रहा हो, क्योंकि मुझे याद है आम आदमी पार्टी बनने के बाद जब पहली बार अरविंद से मेरी कायदे से मुलाकात और इंटरेक्शन हुआ, और ये होगा कोई 2013 की शुरुआत का समय होगा, मैं अरविंद को लेके साइड में लेके गया, मैंने कहा बैठो जरा चाय पियो, एक बात करनी है, ये तुम अपने गुरुओं के खिलाफ जो कर रहे हो, तुम तो अभी शुरुआत कर रहे हो, मुझसे 10 साल छोटे हो, ये जो कर रहे हो ठीक चीज़ें नहीं है। और मुझे लगा 10 साल छोटा लड़का है, मुझे कहने का अधिकार है, क्योंकि वो उन दिनों अरुणा रॉय के खिलाफ कुछ कर रहे थे। ओके। जिस व्यक्ति ने तुम्हें बनाया है, आज असहमति हो सकती है, उसके खिलाफ बोलना ये किसी सार्वजनिक जीवन का कायदा नहीं है, ये चीज़ें करना। और फिर वो अन्ना के खिलाफ उनकी 50 शिकायतें हुआ करती थी, उनका सब कुछ है, लेकिन सर पे तुमने ही बैठाया था ना, तो इसमें कुछ शालीनता रहनी चाहिए इसके बारे में। तो ये
मुझे लगता है अरविंद के स्वभाव में पहले से रहा, उसको पूरी तरह समझने में हमसे देरी हुई, और वो किस हद के पार जा सकती है ये इसका अनुमान हमें नहीं था। लेकिन अरविंद में कुछ चीज़ें हमेशा थी। अरविंद बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, बहुत फोकस्ड है। 100 चीज़ों के बीच में अरविंद को हमेशा पता होता है कि वो एक चीज़ है जिस पे मुझे पूरा ध्यान देना चाहिए, बाकी 99 को छोड़ सकते हैं। अनक्लटर्ड माइंड है बहुत ही। और अरविंद में कहीं पे भी मॉरल क्वाल्म्स नहीं है, यानी कि उनके अंदर से कभी नहीं आता कि ये गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए। कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। कुछ काम करते हुए आपको लगता है ना ये नहीं, बस यहाँ तक ठीक है, ये नहीं करूँगा ना। अरविंद में ये बिल्कुल नहीं है, ये पहले से भी नहीं था। ये चीज़ मुझे अजीब लगती थी, मैं दूसरे साथियों को भी बोलता था, क्योंकि जैसे अरविंद केजरीवाल के बारे में मैंने बाहर से सुना था और जिसे अंदर जाके देखा, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। और ये डायलॉग मैंने आज नहीं बोल रहा, ये मैंने आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में कम से कम 1 दर्जन बार बोला था कि भैया जो बातें तुम इस कमरे में बोल रहे हो, अगर बाहर जनता ने सुन लिया, न जाने कितने लोग सुसाइड कर लेंगे कि ये वो ऊंचे नैतिक लोग हैं और अंदर बैठ के ये बातें कर रहे हैं। तो ये तो उनमें हमेशा था ये दो पक्ष। मुझे हमेशा लगता था कि एक आंदोलन में तमाम तरह के लोग होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। कुछ लोग इफ़ेक्टिव होते हैं लेकिन इमोरल होते हैं, कुछ लोग बहुत मॉरल होते हैं, कम इफ़ेक्टिव होते हैं। और इस सब के कॉम्बिनेशन से कोई भी मूवमेंट एक चलता है। हर जगह पे आपको हर तरह के छटे हुए अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। जिस चीज़ का हमें अनुमान नहीं था वो ये 2 चीज़ें थी। एक तो ये कि अरविंद का एमोरलिटी, इमोरलिटी मैं नहीं कहूँगा, एमोरल, वो निरपेक्ष है, नैतिकता निरपेक्ष है, वो इस हद तक जा सकती है, इसका हमें अनुमान नहीं था। और दूसरा ये कि वो इस हद तक पार्टी को अपने कब्जे में ले सकते हैं, इसकी हमें स्किल नहीं थी। ये जो तिकड़म खेलना होता है, अरविंद इन सब चीज़ों में बहुत स्मार्ट है। का देश के ज़्यादातर नेताओं से ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा फोकस्ड व्यक्ति है अरविंद। तो ये कर पाएंगे ये मुझे अनुमान नहीं था हम लोगों को। तो हो सकता है अरविंद न बदले, हालांकि कुछ चीज़ें देख के मुझे लगता है कि यार ये भी कर सकते हैं। जैसे दिल्ली के दंगों के वक्त, बाकी उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा, प्रशांत जी के बारे में क्या कहा, उससे मेरे को ना कोई हैरानी हुई, ना बहुत ज़्यादा मैं इन चीज़ों को दिल से लगाता हूँ। लेकिन दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, आप मुख्यमंत्री हो उस प्रदेश के, आपके पास पुलिस नहीं है, पर आपके पास आप खुद तो हो। सही बात। आप खड़े नहीं हो सकते, आप 4 आदेश नहीं पारित कर सकते, आप उनको मुआवजा नहीं दे सकते, आप उनको शेल्टर नहीं दे सकते, आप उनको मेडिकल एड नहीं दे सकते, आप उनको नैतिक समर्थन नहीं दे सकते। उनको डर था ना हिंदू वोट कट जाएगा। तो ये जो खेल किया, आप शाहीन बाग नहीं गए, वो मुझे बिल्कुल अंदर तक हिला दिया कि अच्छा ये भी काम कर सकता है, ये व्यक्ति वोट के लिए इतना गिर सकता है। इस तरह की चीज़ों से मुझे लगा कि शायद और गिर गए हो। लेकिन मैं नहीं समझता कि अरविंद एज ए पर्सन बहुत चेंज हुए हैं। उनमें ये चीज़ एमोरलिटी, नैतिकता के प्रति एकदम निरपेक्ष, नैतिक होने से फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छा, ना होने से फ़ायदा हो जाए तो भी सही है, ये उनमें सदैव था। और ये देख के मुझे पहले शुरुआत से ही बहुत हैरानी और बहुत अकबकाहट हुई थी। सर एक लास्ट सवाल मेरा, ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल। आजकल कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि चैनल के लिए एग्जिट पोल कर रही हैं, ओपिनियन पोल कर रही हैं, वही सर्वे कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। और आपका क्योंकि इसमें बहुत सालों से आप इस काम को करते आए हैं, आज के इस ओपिनियन और एग्जिट पोल को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हर बार गलत साबित होता है। देखिए, ओपिनियन पोल वगैरह बहुत एक उपयोगी चीज़ है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को जनता का ही मत बताना बेहद ज़रूरी है। ठीक है। मुझे पता है मैं क्या जानता हूँ, मुझे पता है मेरे 4 दोस्त क्या जानते हैं, लेकिन पूरा देश क्या जानता है मुझे कैसे पता लगेगा? तमिलनाडु के लोग क्या जानते हैं मैं तो समझते नहीं। तो एक मास डेमोक्रेसी में जहाँ करोड़ों लोग एक साथ काम कर रहे हैं, वहाँ कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अखबार भी यही काम कर रहे हैं जी। आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे आप जनमत को जनता तक पहुँचाएं। लेकिन चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट का बेजा इस्तेमाल करना
और इस इंस्ट्रूमेंट को तोड़ मरोड़ने की इच्छा भी उतनी ही ज़्यादा रहती है। जब हम लोगों ने काम शुरू किया है, शुरू वैसे मैंने नहीं किया था, उससे बेहतर लोग कम याद रखते हैं, लेकिन प्रणय रॉय, डेविड बटलर, अशोक लाहिड़ी, इन लोगों ने सबसे अच्छा काम शुरू में किया था। इन लोगों ने बुनियाद डाली इस सब काम की। मैंने चूँकि ज़्यादा ये टेलीविज़न पे बोला तो वो लोग प्रणय रॉय के साथ मुझे भी याद रख लेते हैं, लेकिन काम बहुत दूसरे लोगों ने किया था, अच्छा काम किया था। जो दुर्भाग्यवश जो हुआ है, मैं अभी कुछ महीने पहले देख रहा था कि 90s के अंदर जो इलेक्शन फोरकास्ट हुई और जो 2010 के बाद फोरकास्ट हुई, मैं दोनों का रिकॉर्ड कंपेयर कर रहा था। 90s में जब हम लोग किया करते थे, हमारे पास पैसा बहुत कम होता था, बहुत ही कम लोग समझते थे, वो फोरकास्ट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट थी, है ना। और जो 2010 के बाद की फोरकास्ट हुई है, जिसमें पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का खेल है, तो ये इंडस्ट्री जैसे जैसे एक्सपैंड हुई है, इसकी क्वालिटी इंप्रूव होने के बजाय डिटेरियोरेट होती है। और उसका कारण ये है, एक तो टेलीविज़न चैनल जो कि इसके मुख्य कंज्यूमर हैं, उनके एडिटर्स को किसी को कुछ पता ही नहीं है। वो ओपिनियन पोल का ABCD भी नहीं जानते हैं। कोई भी आ जाता है, मैंने 60,000 का सैंपल कर लिया, अरे बहुत अच्छा। दूसरा कहता है 5,000, नहीं आपका तो छोटा है, 5,000 वाला ज़्यादा बेहतर होता है, 60,000 वाला बकवास होता है। इन्हें एक तो पता नहीं होता, एक तो बिल्कुल इलिटरेसी है। और दूसरा, अब इसके पीछे इतने बड़े कमर्शियल खेल हैं कि टीवी पे ओपिनियन पोल दिखाना कंपनी का असली काम नहीं है। कंपनी का असली धंधा है पीछे पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करना, और उस धंधे को चलाए रखने के लिए और उस धंधे में अपनी साख बनाए रखने के लिए टीवी पे आना जरूरी है। तो टीवी पे आके आएं बाएं बोलना, ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इस तरह की बातें करना और पीछे अपने धंधे को चलाना, असली खेल इस वक्त ये हो गया है। तो ये मुझे बेहद दुख होता है ये देख के। और एग्जिट पोल वगैरह तो अब इतने बिल्कुल शुद्ध मजाक किस्म की चीज़ बन गई है, मनोरंजन का विषय हो गया है, क्योंकि उसका कोई बात उससे संबंध ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल कायदे से किए नहीं जा सकते। भारत ज़्यादा कठिन है, बिल्कुल ये बात सच नहीं है, बड़े धड़ल्ले से हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2-3 चीज़ करने की ज़रूरत है, जो मैं 20 साल पहले कहा करता था, फिर मैं थक गया, मैंने छोड़ दिया इन सब चीज़ों को। पहला, इसका एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। कोई भी यदि ओपिनियन पोल करता है तो उसको अपनी मेथोडोलॉजी, सिर्फ वो नहीं जो 4 लाइन बोल दी जाती है टीवी पे, उसकी डिटेल्ड मेथोडोलॉजी के 15 प्रश्नों का जवाब दे के आपको वेबसाइट पे डालना होगा। नंबर 2, आपका जो भी सारा रॉ डेटा है वो आपको एक रिपोजिटरी में रखना होगा, उसको पब्लिक ना किया जाए, लेकिन कभी भी उसका टेक्निकल ऑडिट हो सकता है। जैसे ही आप टेक्निकल ऑडिट करेंगे, इनमें से आधे लोग मार्केट छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं करने को, है ना। तो ये मैंने 4-5 सुझाव दिए थे, वो मानना कोई चाहता नहीं है, क्योंकि सबका धंधा खराब होता है। और उसमें जो कुछ संस्थाएं ईमानदारी से काम करती हैं, बिना पैसा बनाए, बिना किसी पार्टी के हित के लिए, वो बदनाम हो रही हैं। और जो अच्छा काम करने वाले हैं उनके ऊपर भी कीचड़ पड़ रहा है इस वक्त। तो इस पूरी इंडस्ट्री के तो बहुत सीरियस ओवरहॉल की ज़रूरत है। और मुझे अभी भी उम्मीद है कि कभी ना कभी ऐसे किसी ना किसी स्कैंडल के बाद, जो 2024 में हुआ था, मेरी तो उम्मीद थी कि 2024 के स्कैंडल के बाद सारी इंडस्ट्री ओवरहॉल होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। फिर वही लोग, फिर शेयर मार्केट, कितना पैसा अप एंड डाउन हुआ, कुछ आपने इस देश में वो कर दिया, और अगले दिन खीसे निपोरते हुए फिर सामने आ गए देश। लोगों के पैसे डूब गए। शर्म नहीं आती इन लोगों को ये करते हुए? इन टीवी वालों को शर्म नहीं आती उन लोगों को दोबारा बैठाते हुए? पता नहीं क्या चल रहा है। थैंक यू योगेंद्र जी, आपने समय दिया। तो ये थे योगेंद्र यादव, जिनके अपने विचार सुने अरविंद केजरीवाल से लेके ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, SIR। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताइएगा, और कोई सवाल आपके हो तो लिख दीजिएगा। नमस्कार।